once again my class 10th ICSE students। अब आ गई है इकोनॉमिक्स के पेपर की बारी और अब की बारी में हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे क्योंकि भगवान की दया से काफी सारी छुट्टियां मिल गई है। तो इन छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाएंगे और सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। तो अब लग जाते हैं तैयारी में, स्टार्टिंग विद योर चैप्टर नंबर 1 जहाँ पर हम लोग सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अच्छी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो। एंड यस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड वीडियो को लाइक कर दो देखने से पहले, क्योंकि ये चैनल जो है ना आपको सिर्फ क्लास 10th में नहीं, आपको आगे आने वाले 3 से 4 सालों के लिए बहुत कुछ बेनिफिशियल इनपुट्स देने वाला है। तो इस चैनल से जुड़ के रहिए और यहाँ से बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेते रहिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर चैप्टर नंबर 1। आगे हम सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर को रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग जो हमेशा एक काम करते हैं कि भाई हम लोग सबसे पहले सिलेबस में देख के आएंगे क्या लिखा हुआ है। CISE.org पर जो आपका सिलेबस दिया गया है सबसे पहले हम उसको देख लेंगे, उसके बाद ही हम किसी बुक को हाथ लगाएंगे। तो ये रहा CISE.org की साइट पर दिया हुआ आपको जो सिलेबस है वो ये बोलता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको पढ़ना है लैंड के अंदर पढ़नी है लैंड की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, मीनिंग ओनली पढ़नी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी के रीजंस वगैरह नहीं है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी है, सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ये सब पढ़ने हैं। ओके, सो आपको लैंड के अंदर क्या क्या पढ़ना है, लैंड की मीनिंग पढ़नी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ये 2 चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले चलते हैं और इसको ही खत्म कर देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड लैंड की मीनिंग को हम जाकर के देख लेते हैं। चलिए, सो यहाँ पर आपको लेके चल रही हूँ, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ अपने सॉफ्टवेयर के साथ और ये है आपकी बुक के जो राइटर है मिस्टर JP गोयल, उनकी बुक है ये। वहां से हम लोग इस चैप्टर को कर रहे हैं। ये फाइल ओपन हो रही है, तब तक बता दूं कि भाई मेरी तरफ से ये बुक जो है मैं कोई भी कॉपीराइट जो है उसे इंफ्रिंज नहीं कर रही हूँ। ये बुक जो है JP गोयल सर की बुक है, वहां से लिया हुआ है हमने PDF और वहां से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे, मीनिंग ऑफ लैंड की तरफ। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन मैकेनिज्म, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर से स्टार्ट हुआ है। प्रोडक्शन मैकेनिज्म का एज सच कोई यहाँ पर आपको मीनिंग नहीं बताया गया, तो मैं भी अपनी बुक में यहाँ पर जो स्टार्टिंग कर रही हूँ वो यहाँ से कर रही हूँ कि सीधे के सीधे मैं आपको प्रोडक्शन पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। ओके, चलिए, सो सीधे के सीधे लेबर पढ़ाना शुरू कर रही है, प्रोडक्शन पढ़ाना नहीं शुरू कर रही हूँ। तो प्रोडक्शन मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, ये सबको मैं स्किप करते हुए जा रही हूँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले लैंड की तरफ जो है 2.21 पे दिया हुआ है लैंड। सो व्हाट इज लैंड? लैंड नॉट ओनली इंक्लूड्स द अपर सरफेस ऑफ द सॉइल बट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल अदर फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर सच एज एयर, वाटर, क्लाइमेट, सन, रिवर्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, माइंस एक्सेट्रा which are economically useful to a man। so land का मतलब सिर्फ जो ऊपर सरफेस दिखाई दे रहा है वो नहीं, लैंड से मिलने वाले बेनिफिट्स मतलब कि लैंड के अंदर जो मिनरल्स हैं, वो रिवर्स है, जो फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, ये सारी चीजें जितने भी बेनिफिट्स हम एयर है, क्लाइमेट है, जो भी हम लोग डिराइव करते हैं बेनिफिट, उन सब को हम लैंड की डेफिनेशन के अंदर लेके आते हैं इकोनॉमिक्स में। एंड अगर बात करें, हम लेबर पर जा नहीं रहे, यहाँ पर पहले सीधा सिर्फ ये दिया हुआ है कि व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ ना जाके मैं सीधे लैंड वाले पार्ट की तरफ जा रही हूँ जहाँ पर लैंड की मीनिंग और डिटेल में एक्सप्लेन करिए, मतलब मैं 3rd पॉइंट पर आ गई हूँ एज पर द बुक। तो यहाँ पर लैंड की मीनिंग है, लैंड इज डिफाइंड टू इंक्लूड नॉट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ। वही बात फिर से दोबारा रिपीट की गई है, लेकिन यहाँ पे इन पॉइंटर्स में लिखा गया है आंसर को। इन पॉइंटर्स में क्या लिखा है? द डेफिनेशन गिवन अवर मस्ट बी एनालाइज केयरफुली। इन पर्टिकुलर देयर हैज बीन मच कंट्रोवर्सी ओवर वेदर रेनफॉल, एयर, हीट, सनलाइट एक्सेट्रा शुड बी कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ लैंड और नो। ऑब्वियसली एज पर द इकोनॉमिक्स डेफिनेशन ऑल दिस रेनफॉल, हीट, सनलाइट एक्सेट्रा शुड बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ लैंड, बिकॉज लैंड का मतलब सिर्फ अपर सरफेस नहीं है, लैंड के ऊपर जो चीजें है वो भी लैंड के अंदर है, लैंड के अंदर जो हुई चीजें वो भी लैंड के अंदर आती है। According to Professor Alfred Marshall, since these are the free gifts of nature, they help and indeed are essential of the production process, they should be considered to be part of supply of land in the economy। तो वो लैंड की सप्लाई के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, सो यहाँ से आपको डेफिनेशन ऑफ लैंड पढ़ना है। लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड की मीनिंग जो है आपको देखना है यहाँ से। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड जो है हम लोगों ने अभी ऊपर देखकर आए थे, एक बार फिर से मैं आपको बार बार रेफर करते हुए चल रही हूँ कि देखिए लैंड की मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यस,
यस कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ना होगा। हम सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ के जाएंगे, हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड अगर हम पढ़े तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड के अंदर क्या आता है, land is a different type of factor of production than others. It possesses the following characteristics. सबसे पहली बात, land is a free gift of nature। मैम ऐसा तो नहीं होता है, हम तो लैंड के लिए पे करते हैं। यस, हमें तो लैंड के लिए पे करना पड़ता है। अगर हम नेशन की बात करें तो हमारी जो बॉर्डर लाइन बनाई गई है उसके अंदर जितना भी है, क्या भारत ने किसी को भारत से खरीदा है? नहीं। दैट इज आवर जो बोलते हैं हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, हमें किसी से खरीदना नहीं पड़ा है, हमारी कंट्री को किसी से खरीदना नहीं पड़ा है। लेकिन यस, इफ आई वांट टू गो एंड बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड, इफ आई वांट टू बाय एग्रीकल्चर लैंड, आई हैव टू पे समथिंग फॉर इट। किसको देते हैं? हम गवर्नमेंट को देते हैं, एंड दैट इज हाउ गवर्नमेंट अर्न करती है। दैट इज हाउ द डिसिप्लिन इज मेंटेन। अदरवाइज तो हर कोई कहीं भी जाएगा, अपना झंडा गाड़ लेगा और बोलेगा अब से आज से मेरी जगह ये है, दिस इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, तो बड़े लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसीलिए लैंड इज ओन्ड इन आवर इकोनॉमी, लैंड इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सेल्स इट टू द वेरियस पीपल। फिर प्राइवेट ओनर्स भी होते हैं। सो इस तरीके से लैंड को खरीदते बेचते हुए हम देखते हैं, बट अदरवाइज लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये कोई मैन्युफैक्चर्ड चीज नहीं है जिसे फैक्ट्री में बनाया गया है। सो इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर गिवन टू मैन फ्री ऑफ कॉस्ट। मैन इज टू स्पेंड नथिंग टू ऑब्टेन इट, ही हैज टू मेक नो एफर्ट टू गेट इट। लैंड हैज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एट अ कॉस्ट। मतलब कि जो भी गुड्स जो कि फैक्ट्री में बनते हैं, मैनमेड गुड्स है, उनके लिए कॉस्ट होती है। लिमिटेड सप्लाई, अब लैंड की सप्लाई को हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते, जितनी सप्लाई उतनी रहेगी। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में दैट 75% ऑफ द एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड ओनली 25% इज लैंड। ठीक है, सो अ पेक्यूलर feature of land is that it has a fixed supply. Other factors of production can be increased in supply to a great extent, but it is impossible to increase the supply of land. Then it is a primary factor of production. Without land, हवा में production तो नहीं हो सकता। इनफैक्ट हवा भी तो पार्ट ऑफ लैंड ही अभी आपने पढ़ा है। तो प्रोडक्शन के लिए हमेशा लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। लैंड मतलब लैंड के फॉर्म में प्योरली नहीं होगा। हो सकता है कि लैंड का मतलब हो सकता है फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड का मतलब हो सकता है ऑफिस बिल्डिंग, या लैंड का मतलब कुछ और भी हो सकता है। whatever benefits you are deriving from land वो भी हो सकते हैं, but always land की importance रहेगी और land present रहेगा in production. So primary factor of production है, land is the basic factor of production in every kind of production. We have to make use of land. For example, in industries it helps to provide raw material. In sites of the industrial building and agriculture crops are produced on the land. ठीक है, so इस तरीके से land की requirement हर जगह है. It's a passive factor of production. Passive factor of production का मतलब क्या है? land अपने आप में खुद जाके production करना start नहीं कर सकता, उसके ऊपर किसी मशीन को या किसी लेबर को काम करना पड़ेगा, तब land जो है आपको production करके देगा या production में help करेगा. So it's a passive factor of production which has to be activated, which has to be worked on by someone else. So इसीलिए इसे बोला जाता है passive factor of production. So land is a passive factor of production because it cannot produce anything by itself. For example, land cannot produce wheat by itself. It requires service of labor and capital. Labor and capital का input होगा तभी तो land में से wheat produce होंगे, अपने आप land wheat उगलने लगे ऐसा नहीं होगा. Permanent land is incredible and thus it cannot go out of existence. Okay, indestructible है, इसीलिए out of existence land नहीं जा सकता. ऐसा नहीं है कि आज land है कल खत्म हो गया, भाई ऐसा नहीं है, land हमेशा रहेगा. हाँ, as far as agriculture is concerned, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन लैंड वैनिश हो जाए ऐसा नहीं होता. अ लेबरर विल डाई वन डे विद हिम डिसअपीयर हिज सर्विस. लेबर डाई करेगा तो ऑब्वियसली उसकी सर्विस भी चली जाएगी. उसके साथ ही साथ मशीन कैन गो आउट ऑफ ऑर्डर और उसके साथ साथ उससे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंड, लैंड इज परमानेंट. वो क्या है? नश्वर है, वहीं पर रहेगा, जिसका नाश नहीं होगा. लैंड इज इमूवेबल ऑल्सो. Land is immovable. It cannot be transported from one place to another, whereas labor and capital can be shifted. Higher wages in towns will attract labor from the villages where wages are low as compared to the towns. In the wages where village में जो है laborers को wages high मिलती है and टाउन्स में लेबर को वेजेस हाई मिलती है एंड विलेज एरिया में लेबर्स को वेजेस कम मिलती है. ओके, सो लेबर जो है वो मूव करता है यहाँ से वहां. लेकिन अगर बात करें लैंड की, क्या लैंड मूव हो सकता है? नहीं, लैंड तो इमूवेबल है, लैंड तो वहीं का वहीं रहेगा. लैंड एक जगह से उठकर दूसरी जगह नहीं जा सकता. देन वेरीज इन फर्टिलिटी. ऑब्वियसली कहीं का लैंड बहुत फर्टाइल होगा. अगर हम बात करते हैं
कि नदी के किनारे वाला जो लैंड है, जो बैंक्स ऑफ द रिवर होते हैं, वहां पे फर्टिलिटी बहुत हाई रहेगी। कोई लैंड की फर्टिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, कोई बैरन लैंड्स भी होते हैं। तो इस तरह से फर्टिलिटी जो लेवल है वो अलग अलग रहेगा हर लैंड का। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से या दूसरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करने से लैंड की जो हमारी फर्टिलिटी है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस जितना नेचर ने प्रोवाइड किया है उतना आ जाए उतना नहीं पॉसिबल है। डिफर्स इन लोकेशन ऑब्वियसली, क्योंकि लैंड लोकेशन में डिफरेंट है, इमूवेबल है, इसीलिए उसकी लोकेशन अलग अलग होगी। So land differs in the matter of location. Land in the large cities like Delhi, Mumbai and Kolkata is extremely scarce and hence commands a high value. आप देखेंगे कि मेट्रो सिटीज में जो जगह होती है, घर मकान वगैरह, ये सब बड़े महंगे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत पॉपुलेशन का प्रेशर है और लैंड कितना है, कम है, स्केर्स रिसोर्स है। और हमने देख लिया कि इसकी सप्लाई को हम इंक्रीज भी नहीं कर सकते, इसीलिए रेट्स काफी हाई होते हैं। वेयर यही बात आप अगर 2 टियर सिटीज में देखेंगे तो 2 टियर सिटीज में क्या होता है, लैंड जो है उसकी सप्लाई थोड़ी ज्यादा है, पॉपुलेशन का प्रेशर कम है। सप्लाई ज्यादा है ऐसा नहीं, पॉपुलेशन का प्रेशर कम है, तो वहां पर आपको सस्ते दामों में रियल एस्टेट के चीजें मिल जाएंगी। लैंड हैज मेनी यूजेस, ऑब्वियसली लैंड हैज मेनी यूजेस, वी कैन मेक यूज ऑफ लैंड इन मेनी वेज। ऑन लैंड कल्टिवेशन कैन बी डन, फैक्ट्रीज कैन बी सेट अप, रोड्स और रेलवेज, ट्रैक्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंग कैन बी रेस्ड एंड सो ऑन। सो बहुत सारी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग चीजों के लिए लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने मीनिंग पढ़ लिया लैंड का स्टूडेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। एक बार फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स के जो हेडर्स है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या हेडर्स है, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन वो एग्जाम से पहले, काफी दिन पहले, उसके बीच में आप काफी एग्जाम देकर आए, तो आपको रिकॉल तो हो रहा होगा, लेकिन रिकॉल करने के साथ साथ इसे रिटेन भी करना है। तो रिटेन करने के लिए मल्टीपल टाइम रीडिंग चाहिए। तो मीनिंग ऑफ लैंड में देखें तो लैंड इज डिफाइंड टू इंक्लूड नॉट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ but also all other free gifts of the nature, for example mineral resources, forest resources and indeed anything that helps to carry out the production of the good and services but provided by the nature as free of cost. अगर characteristics of land की बात करें तो land is a free gift of nature, it has a limited supply, it is a primary factor of production, without land production is not possible, but it is a passive factor of production, it is permanent, it is immovable। परमानेंट एंड इमूवेबल में कंफ्यूज मत होना। इमूवेबल मतलब एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा नहीं सकता, परमानेंट मतलब मरेगा नहीं, इट विल नॉट डाई। वेरीज इन फर्टिलिटी, डिफर्स इन लोकेशन, दीज आर ऑल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। एंड लैंड हैज मेनी मेनी यूजेस, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, ये है सारी की सारी लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, लैंड की हमने मीनिंग पढ़ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, एंड हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, इसकी सिर्फ हमें मीनिंग पढ़नी है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड भी पढ़ना है। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड के अंदर हमको क्या पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड के अंदर हम लोगों को देखना है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड की मीनिंग क्या होती है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। चलिए उसको देख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का मतलब क्या होता होगा, कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का सादा सीधा रिलेशन है कि एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर कितना हम लोग लेबर लगाएंगे तो कितना प्रोडक्शन होगा। फिर भी इसे टेक्निकली हमें पढ़ना पड़ेगा। बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वी मीन द कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस अ क्रॉप। इट रिफर्स टू द एवरेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड, से पर एकड़, पर हेक्टर एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ लैंड, तो कितना आउटपुट आता है पर हेक्टर वाइज या पर एरिया वाइज, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। मतलब कितनी कैपेसिटी है उस पीस ऑफ लैंड की टू प्रोड्यूस अ क्रॉप। The main factor that determine the productivity of land are explained below. Natural factors हो सकते हैं, ये सारे के सारे factors हैं which will affect the productivity of land। ठीक है, so these are the factors affecting productivity of land। तो इसके अंदर natural factors आते हैं। सबसे पहले natural factors में है productivity of land is largely determined by the natural qualities such as fertility, slope of the land, climate, chemical and biological properties of the soil etc. उस सब के ऊपर डिपेंड करता है, ये नेचुरल फैक्टर आते हैं। देन साइज ऑफ होल्डिंग्स, कितना आपके पास लैंड है, कितना बड़ा पीस ऑफ लैंड है। सो प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द होल्डिंग्स। प्रोडक्टिविटी ऑफ लार्ज होल्डिंग्स इज हाई, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बड़ा पीस ऑफ लैंड है, उसके ऊपर आप ज्यादा लेबर लगा करके और ज्यादा तरीके की मशीन्स लगा के प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते
सकते हैं। वेयर उसी लैंड को आप छोटे छोटे पीसेस में जब ब्रेक कर देंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे देन इट वुड बी पॉसिबल टू टेक एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, बट व्हेन द साइज ऑफ फोल्डिंग इज स्मॉल एंड होल्डिंग्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ टाइनी प्लॉट्स, इट विल बी डिफिकल्ट टू अवेल द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। वहां पे हम जो जिसे बोलते हैं हम स्केल का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। ओके, सो जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है वहां पे हमको बेनिफिट मिलता है एंड मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज हो सकती है। देन ह्यूमन फैक्टर्स भी है। क्या है ह्यूमन फैक्टर? लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाय इटसेल्फ। जैसे कि हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक में, व्हाट इज लैंड? लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैन हैज टू एम्प्लॉय लेबर ऑन इट टू प्रोड्यूस फॉर हिमसेल्फ। ओके, सो देयरफॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर। जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड थे पहले, लेकिन फिर भी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर एम्प्लॉयड था इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, वो लोग ट्रेंड नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो पुराने मेथड से काम कर रहे थे। उसका रीजन ये होता था कि प्रोडक्टिविटी लो ही होती थी, लैंड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो, अगर नेचुरल क्वालिटी, तो भी हमारे प्रोडक्शन कम हो रहा था क्योंकि ट्रेंड पीपल आर नॉट वर्किंग ऑन द लैंड। देन improvement on land. Productivity of land is affected by land development measures like provision of well and tube well irrigation, proper drainage etc. तो अगर आपने proper drainage करी है, fencing करी है और वहाँ पर proper irrigation की facilities करी है तो productivity of land can be improved. Then location of the land is also very important. The location of land also affects the productivity of land. Land located near the market is supposed to be more productive than land in the distinct places. अब यहाँ पे हम agriculture की बात से अगर हट जाएं और बात करें कि business setup जब किए जाते हैं तो जो प्राइम लोकेशन पे लैंड्स होते हैं उनकी वैल्यू हाई होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी क्योंकि वहां पे ज्यादा लोगों की आवाजाही हो सकती है। वेयर जो इंटीरियर में लैंड है वहां पर प्रोडक्टिविटी कम है, इन द सेंस कि वहां पर लोगों का आना जाना कम हो सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वे हाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर कैपिटल आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। ट्रेन्ड वर्कर्स, मॉडर्न इंप्लीमेंट्स, साइंटिफिक मेथड्स, गुड सीड्स, मैन्योर एंड डिपेंडेबल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर एसेंशियल। ओके, तो ये सब भी लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। देन ओनरशिप ऑफ द लैंड की बात करें अगर, तो ओनरशिप ऑफ लैंड इज इन द इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। ओनर्स ऑलवेज टेक मच इंटरेस्ट इन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। दे एनकरेज वर्कर्स टू वर्क हार्ड एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड टेम्पररी टेनेंट्स डू नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन कल्टिवेशन ऑफ लैंड बिकॉज दे कैन बी इवेक्टेड फ्रॉम द लैंड। अगर आप ओनर ऑफ लैंड हो और वहां पे कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल थिंक लॉन्ग टर्म, यू विल ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। वर्कर्स को आप ज्यादा काम करने के लिए बोलोगे, ज्यादा मेहनत करने के लिए बोलोगे और ऐसे तरीके अपनाने की कोशिश करोगे जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, ऐसी मशीन्स का यूज करेंगे और ऐसी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर की मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिससे लॉन्ग रन में लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। लेकिन ओनर नहीं हो, टेनेंट हो, मतलब कि किराए पे लैंड लेके वहां प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सोचना नहीं होगा और आप मायोपिक अप्रोच रखोगे और अभी बस हमारा प्रोडक्शन अच्छा खासा निकल जाए ये सोचोगे। तो हो सकता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में आप ना सोचो और लॉन्ग टर्म में क्या हो जाए, लैंड की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाए। तो डिपेंड करता है कि कौन उस लैंड के ऊपर काम कर रहा है। अगर ओनर काम कर रहा है तो वो हमेशा लंबी सोचेगा और अच्छा काम करेगा लैंड पे, सो दैट उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप ना हो। एंड वेरेस अगर टेनेंट्स के हाथ में होगा तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा लंबा ना सोचे और मायोपिक अप्रोच रख के लैंड की प्रोडक्टिविटी में शॉर्ट टर्म पर ही काम जाए। देन बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली हमने अभी बहुत बार बोला कि हम लैंड की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरियस मॉडर्न टेक्निक। अगर मॉडर्न टेक्निक यूज करना है, मतलब कि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें यूज ऑफ कैपिटल करना पड़ेगा, मतलब कि रोकड़ा लगाना पड़ेगा। अगर वो नहीं है, मतलब कि द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यूज ऑफ कैपिटल, इट कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड सीड, केमिकल मैन्योर, मशीन्स एक्सेट्रा। दस इंसेंटिव कल्टिवेशन गिव्स अ हायर प्रोडक्टिविटी ऑन स्मॉल पीस ऑफ लैंड। लेकिन अगर आप इन सबको यूज नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड में ड्रॉप डाउन। एंड देन उसके बाद है प्रॉपर यूज ऑफ लैंड। बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चों, लेकिन आप इतने सारे पॉइंट्स देख के घबराए ना, क्योंकि आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स लर्न करने हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आप यहाँ से स्किप करके लर्न ना करें, क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट में से उठ के एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर बिकॉज आपने इसको कभी पढ़ा ही नहीं। तो आपको पढ़ने सारे
पॉइंट्स है, कम से कम 2 से 3 रीडिंग आपको सारे पॉइंट्स ही करने हैं, लेकिन लिख करके लर्न कर लेने हैं 5 से 6 पॉइंट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, प्रॉपर यूज ऑफ द लैंड। The use of land also affects the productivity. For instance, if a piece of land is suitable to produce wheat, but if we try to produce rice on it, obviously the production will drop down, क्योंकि जो land जिस काम के लिए बना हुआ है, जिसमें जो natural qualities है, आप उसके against जाके कुछ और produce करने की कोशिश कर रहे हैं, adverse effect होगा उसकी वजह से, तो productivity जो है वो नहीं आएगी। तो अगर आपने properly use नहीं किया तो land की productivity increase नहीं होगी। Then state health. The government in the country particular is less developed countries can play a vital role in improving the agricultural productivity by providing better irrigation facilities. जैसे कि हमारी ही कंट्री में largely जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स, दे डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उतना नहीं मिलता है, इरिगेशन फैसिलिटी उतना नहीं मिलता है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट अगर हेल्प करती है तो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ विच अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या देख लिया है? हमने देख लिया है अभी तक व्हाट इज लैंड, मीनिंग ऑफ लैंड, देन हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, और उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देख चुके हैं कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोगों ने पूरा का पूरा लैंड कंप्लीट कर लिया है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि है लेबर पर चलते हैं। इससे पहले जैसा हमने किया था पहले कि हमने लेबर लैंड स्टार्ट करने से पहले देख लिया था पोर्शन को रिफ़र करके कि क्या क्या पोर्शन के अंदर है, तो लेबर की पोर्शन में भी देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ लेबर है एंड कैरेक्टरिस्टिक है एंड देन डिवीजन ऑफ लेबर है। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से अपना सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेबर। यहाँ पर मेरे पास मीनिंग ऑफ लेबर के अंदर है, इट हैज़ टू बी ओपनड विद वन ऑफ माई सॉफ्टवेयर। तो इसे मैं ओपन कर रही हूँ विद दिस सॉफ्टवेयर, कैमी सॉफ्टवेयर, जहाँ पर मैं लिख भी पाऊँ। तो ये देखिए हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज़ लेबर, मीनिंग ऑफ लेबर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर वी विल डू। तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर के लिए मुझे यहाँ पर जाना होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेबर। तो अगर हम मीनिंग ऑफ लेबर की बात करें तो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज लेबर स्टैंड्स फॉर द मैनुअल और फिजिकल वर्क। जब भी हम नॉर्मली बात करते हैं तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग लेबर को समझते हैं मैनुअल और फिजिकल वर्क, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इट इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन एफर्ट्स डन विद अ व्यू टू अर्न वेजेस। मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को मेंटल लेबर एंड फिजिकल लेबर दोनों को ही इंक्लूड करना होता है। सो ह्यूमन वर्क मे बी फिजिकल लाइक दैट ऑफ अ लेबर, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लेबर, बिल्डिंग वर्कर्स एक्सेट्रा, एंड मेंटल वर्क लाइक प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। सो बोथ द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द लेबर। ओके, देन अगर हम बात करें कि एसेंशियल्स ऑफ लेबर हैं क्या होते हैं, तो ओनली ह्यूमन एफर्ट्स इज कॉल्ड लेबर। लेबर में भी बोथ फिजिकल एंड मेंटल, एंड लेबर इज़ अंडरटेकन इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिवॉर्ड। मतलब वेजेस अर्न करने के मोटिव से किए गए वर्क को ही हम लेबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मीनिंग ऑफ लेबर। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर करें तो देयर इज दिस क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, जिसमें हमारे पास मैनुअल एंड मेंटल लेबर होता है एंड प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर भी होता है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। ये सब क्या है आप दोबारा से रेफर कर लीजिए। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर, मीनिंग, टाइप एंड प्रोडक्ट, प्रोसेस, ज्योग्राफिकल बेस्ड डिवीजन वगैरह ये सब है। सो स्किल्ड लेबर होते हैं, सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं और अनस्किल्ड लेबर होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किल्ड लेबर? स्किल्ड लेबरर्स आर दोज हु हैव स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग in a particular profession or also have a long practical experience of the job. These workers are highly paid. Doctors, engineers, lawyers etc. fall under this category. These are called skilled labor. अगर हम बात करें semi skilled labor की, तो semi skilled workers are those who have only a part of professional training of the trade but have sufficient experience in that line. कारपेंटर्स, वीवर्स वगैरह इस सब कैटेगरी में आते हैं। दूसरा थर्ड पार्ट आता है वो है अनस्किल्ड लेबर का। तो अनस्किल्ड वर्कर्स मेनली एम्प्लॉयड फॉर कैरिंग आउट सच जॉब्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल स्किल। लेबरर्स हु आर एम्प्लॉयड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, कुलीज वगैरह इस सब कैटेगरी में आते हैं।
ओके देन हम बात करें अगर मैनुअल लेबर क्या होता है, तो मैनुअल लेबर इज़ द वर्क विच इन्वॉल्व्स द फिजिकल वर्क, एंड वेयर इज मेंटल लेबर का मतलब होता है द वर्क विच इज़ बेस्ड ऑन द मेंटल स्ट्रेंथ. ओके जैसे कि द वर्क ऑफ अ टीचर एंड अ डॉक्टर. प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर क्या होते हैं? प्रोफेशनल लेबर इज द प्रोफेशनल लेबर विच रिफर्स टू द मेंटल लेबर हु हैज़ द अंडरगॉन द एडवांस स्टडी और ट्रेनिंग, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर होता है इट एम्प्लॉयज दोज वर्कर्स हु हैव स्पेशल कैपेबिलिटी ऑफ सुपरवाइज एंड डायरेक्ट. सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ लेबर, दो डायरेक्टली इट इज़ नॉट देयर इन द पोर्शन, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा जल्दी रश थ्रू करा लिया. अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर की. बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर इज़ वेरी मच इन द सिलेबस. तो सबसे पहले है लेबर इज़ पेरिशेबल. जैसे कि हमने लैंड की बात करी कि लैंड जो है वो परमानेंट होता है, लेकिन लेबर इज़ नॉट परमानेंट. लेबर इज़ पेरिशेबल मतलब अगर आज लेबरर इज एबसेंट है तो लेबरर का आज का काम जो है पूरा वेस्ट हो जाएगा. इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर और इट कैन नॉट बी डन इन द फ्यूचर. ऑब्वियसली वो दूसरे दिन आएगा तो ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन पिछले दिन के काम को 100% रिप्लेस नहीं कर सकता. तो यहाँ पे हम बोलते हैं लेबर इज़ पेरिशेबल. इफ़ अ वर्कर डज नॉट वर्क ऑन अ पर्टिकुलर डे, लेबर फॉर द डे इज़ वेस्टेड. लेबर इज़ एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. बाकी जब हमने लैंड पढ़ा था तो हमने देखा था कि लैंड इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ओनली लेबर इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ एक्टिव, जो सारे अदर सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्टिव करेगा, मतलब उनके ऊपर काम करेगा. लैंड एंड कैपिटल आर द पैसिव फैक्टर बट लेबर इज़ अ एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अगर बात करें कि लेबर एंड लेबरर क्या ये सेपरेट हो सकते हैं? आंसर इज़ नो. लेबर एंड लेबरर कैन नॉट बी सेपरेटेड. लैंड एंड कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर्स, बट अगर किसी वर्कर को काम करना है तो उसे फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा. लेबरर सेल्स हिज लेबर नॉट हिमसेल्फ. तो लेबरर क्या करता है? अपने नंबर ऑफ आवर्स या अपने वर्क को सेल करता है, अपने आप को सेल नहीं करता है. मतलब ही हैज़ अ पर्सनल लाइफ विच इज़ नॉट गिविंग टू यू. लेबरर सेल्स हिज लेबर नॉट हिमसेल्फ, ये हमने कर लिया. देन लेबर इज मोबाइल. अनलाइक लैंड, लेबर इज व्हाट? मोबाइल. लेबर कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विच लैंड कैन नॉट मूव. सो लैंड इज इमूवेबल वेर एज लेबर इज मोबाइल. लेबर डिफर्स इन एफिशिएंसी. जैसे हम लैंड की प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे कि लैंड की प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होती है, उसी तरीके से हर एक लेबर की एफिशिएंसी भी डिफरेंट होगी. जैसे आपने पहले अभी देख ही लिया टाइप्स में, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एक्सेट्रा. लेबर कैन इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी. जैसे कि productivity of land can be improved, similarly the efficiency of labor can also be improved. Inelastic supply of labor. The supply of labor is inelastic in a country at a particular time. It cannot be increased nor decreased like supply of other goods. So supply of labor कैसी होती है? inelastic होती है at a point of time. Future में changes possible है, but a particular point of time labor will remain same. Labor supply will remain same. Labor is both means and end. Laborer क्या करता है? वो production भी कर रहा है और वही जो इंसान है वही वेरियस कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज प्रोड्यूस को कंज्यूम भी कर रहा है. सो लेबर इज़ बोथ मीन्स एंड एंड. मतलब अ लेबरर इज़ बोथ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द एंड ऑफ इट. ही प्रोड्यूसेस गुड्स एंड ऑल्सो कंज्यूम्स देम. दैट इज़ वाई इस कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है लेबरर इज़ मीन्स एंड एंड बोथ. डिमांड फॉर लेबर इज़ डिराइव डिमांड. डायरेक्टली हम किसी लेबर की डिमांड नहीं करते, लेकिन लेबर के द्वारा बनाई गई चीज़ों की डिमांड करते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इट इज़ अ डिराइव डिमांड. लेबर इज़ नॉट डायरेक्टली डिमांडेड लाइक गुड्स एंड सर्विसेज फॉर consumption. The demand for labor is derived. Then laborer has less bargaining power. Why laborers have less bargaining power? Because the following, firstly क्या है? लेबर इज़ पेरिशेबल. सेकेंडली लेबर इज़ जनरली पुअर एंड देर आर वर्क फॉर बेटर टू एक्सेप्ट द लो वेज ऑफर टू द एम्प्लॉयर रादर देन गोइंग विदाउट वर्क. सो उनकी जो बार्गेनिंग पावर होने के कम होने के रीजन्स ये हैं. देर इज़ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द वर्कर्स. दिस इज ऑल्सो रीजन. सो व्हाट आर द वेरियस रीजन फॉर लेस बार्गेनिंग पावर? नंबर 1, पेरिशेबल वर्क होता है. लेबरर्स आर जनरली पुअर, ये रीज़न है एक उसका. एंड देन लेबर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज प्रॉपरली. Okay, so these are certain characteristics of labors. Difference between labor and land हम नहीं करेंगे. Importance of labor भी नहीं करेंगे. Efficiency of labor is there in the syllabus, इसे हम ज़रूर कर लेते हैं. So efficiency of labor का मतलब क्या होता है? By efficiency of laborer means productive capacity of worker. It indicates the capacity of laborer to do more work or better work or both during a given period of time. Okay, ये किस चीज़ों से इफेक्ट होता है? The quality of output produced by a worker, the quality of a product produced by a worker and time taken by a worker to produce that product. Benefit or efficiency of labor क्या होता है? Efficiency of labor, the quality and quantity of output produced by a worker increases and a producer gets an opportunity to raise his or her income.
and the time spent by a worker producing that product reduces. More efficient workers are able to earn more. अब हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी क्या हैं. देख लें फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी है कि नहीं. रीजंस फॉर मीनिंग ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर है. फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजंस फॉर लो एफिशिएंसी ऑफ इंडियन लेबर है, लेकिन फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ लेबर तो नहीं है. अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ लेबर इज़ नॉट देयर इन द पोर्शन. तो हम सीधे चले जाते हैं कॉजेज ऑफ लो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इन इंडिया. तो उसका सबसे पहला रीज़न है हॉट क्लाइमेट. हॉट क्लाइमेट की वजह से हमारी जो लेबर की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है. उससे हमारा जो फिजिकल स्टेमिना है वो रिड्यूस होता है. लो वेजेस है. द लो वेजेस ऑफ जनरली वो लैक ऑफ मोटिवेशन पैदा करती है. उसकी वजह से वर्कर्स की जो एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है. इन कॉग्नियल एनवायरनमेंट इंडियन वर्कर्स हैव टू वर्क अंडर वेरी अनहाइजीनिक कंडीशन. दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम होती है. एंड देर इज़ पुअर टेक्नोलॉजी. हमेशा लेबर की एफिशिएंसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते. देर आर प्योर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो. दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि हमारे वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो कम है. देन माइग्रेटरी कैरेक्टर होता है लेबर का इंडिया में, इसीलिए ऑल्सो एफिशिएंसी इज सेन टू बी लेस. इंडियन वर्कर्स आर माइग्रेटरी इन कैरेक्टर. अ वेरी high proportion of workers usually come to work factors from the villages to the urban areas and their agricultural activities are minimum. That is also one reason for low productivity of labor and education and training भी काफ़ी कम है इंडियन लेबर की. These are certain reasons of low efficiency of labor. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं इतना ही. हम लोग अनदर क्लास रखेंगे जहाँ पे मैं आपको बाकी का बचा हुआ पार्ट जो है जहाँ पर हम देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी करेंगे. आई डू नॉट वांट टू ड्रैग दिस क्लास टू लॉन्ग. आप इतना पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए एंड वी विल मीट वंस अगेन टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर. एंड रिमेनिंग पार्ट में आपको मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा लंबा लेक्चर कर दूँ लेकिन सब कुछ कंप्लीट कर दूँ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट डे. बाय. एंड यस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए. वी विल मीट वंस अगेन. टिल देन बाय. हैव अ ग्रेट डे.